हेलो एवरीवन, मैं चिंटू कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम क्या होते हैं तथा इससे संबंधित बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को तर्कपूर्ण हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो पहले अवाष्पशील विलय के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक विलयन है, इस विलयन में दो घटक के कण है ए और बी। ए हम लोग का विलय है, बी हम लोग का विलायक है। तो जो हम लोग को विलय है यह विलय अवाष्पशील है, जो वेपर नहीं बनाता है। एक वैसा विलय है जो वेपर का निर्माण नहीं करता है। जब यह वेपर नहीं बनाएगा तो विलयन में जो विलयन का हम लोग का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह बराबर हो जाएगा किसके वाष्प दाब के? विलायक के। विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा और विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब इनटू मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब, शुद्ध घटक के वाष्प दाब, शुद्ध घटक के वाष्प दाब और शुद्ध घटक के दाब इनटू विलायक के मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। विलायक के मोलंस, विलायक के मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो विलयन के वाष्प दाब पीएस, विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब पी नॉट, विलायक का मोल अंश 101। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जब विलय अवाष्पशील है, विलय अवाष्पशील है, विलय अपना वेपर का निर्माण नहीं करता। जब विलय वेपर का निर्माण नहीं करेगा तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि विलय अवाष्पशील है, विलय अपना वेपर नहीं बना रहा है। तो वेपर कौन बना रहा है? केवल विलायक वेपर बना रहा है। और जब केवल विलायक वेपर बनाएगा तो विलयन के वाष्प दाब जो होगा वह बराबर होगा विलायक के शुद्ध घटक के दाब और विलायक के मोल अंश के गुणनफल के। चूंकि विलय कैसा है? अवाष्पशील है। चूंकि जब विलय अवाष्पशील हो, जब विलय अवाष्पशील हो या वैद्युत अनपघट्य हो, वैद्युत अनपघट्य हो तो जब विलय अवाष्पशील हो या वैद्युत अनपघट्य हो तो विलय का वाष्प दाब का परिमाण जो होगा विलयन में शून्य होगा। जब विलय अवाष्पशील है, अपना वेपर नहीं बना रहा है, तो विलयन में विलय का वेपर क्या होगा? शून्य होगा। तो विलयन में विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब शून्य होगा। वाष्प दाब का परिमाण शून्य होगा। वाष्प दाब का परिमाण शून्य होगा। वाष्प दाब का परिमाण शून्य होगा। अतः विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब, अतः विलयन के वाष्प दाब
विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब के बराबर होता है। विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो विलयन के वाष्प दाब PS, विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब P0 के क्या होगा बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मिला लीजिए समीकरण नंबर 1 2 से, 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हो जाएगा विलयन का LHS में देखिए विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, और RHS में RHS को मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा P0 इंटू X1। तो यह हम लोग को आ गया एक फॉर्मूला, जो हम लोग को फॉर्मूला दिखा रहा है राउल्ट्स का नियम। तो हम लोग को क्वेश्चन है अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो यह हम लोग को अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट्स फॉर्मूला है। तो यह 2 नंबर की क्वेश्चन है कि अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम क्या होते हैं। तो यहां तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे कि अवाष्पशील विलय के लिए सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, अवाष्पशील विलय के लिए सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। तो जब सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन के बात आएगा तो इस इक्वेशन को हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझते हैं, जब यहाँ पे इस विलयन का ताप को हम अचर कर दें, जो हम लोग का ताप है इस ताप को इसमें हम अचर कर दें, ताप को हम नहीं बढ़ाएं, ताप यहाँ पे क्या कर दे अचर कर दे कोस्टेंट, तब क्या होगा। तो हम पहले से ही जानते हैं कि विलय हम लोग को क्या है अवाष्पशील है। जब विलय अवाष्पशील है, विलय अपना वेपर नहीं बनाता है, बात क्लियर समझिए, विलय अपना वेपर नहीं बनाता है। तो वेपर कौन बनाता है, वेपर हम लोग को विलायक बनाता है। जब इसमें हम ताप को नहीं बढ़ाएंगे, ताप हमारा अचर हो जाएगा, तो विलायक का वाष्प दाब भी क्या होगा अचर होगा। विलायक के वाष्प दाब क्या होगा अचर होगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तब तो विलायक के वाष्प दाब बढ़ेगा। और जब ताप नहीं बढ़ाएंगे तो विलायक के वाष्प दाब भी क्या होगा नहीं बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं चूंकि अचर ताप पर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब अचर होता है। विलायक का वाष्प दाब क्या होता है अचर होता है। यदि सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन पूछेगा अवाष्पशील विलय के लिए तो ये 5 नंबर की क्वेश्चन आएंगे। तो आपको शुरू से लेकर के 5 नंबर के लिए इसका फॉर्मूला प्राप्त करना होगा। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अचर ताप पर विलायक के वाष्प दाब अचर होता है। जब विलायक का वाष्प दाब अचर होगा तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा सीधा समानुपाती हो जाएगा मोलंस के। जब विलायक का वाष्प दाब क्या है P0, यह अचर होगा तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा वो मोलंस के सीधा समानुपाती हो जाएगा। विलयन के जो वाष्प दाब होगा वो हो जाएगा हम लोग के विलायक के मोलंस के सीधा समानुपाती। सीधा समानुपाती के मतलब जब विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाएंगे तो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाएंगे तो विलायक के मोलंस भी क्या होंगे बढ़ेंगे। यानी कि जब इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो सीधा रेखा में प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं अतः अचर ताप पर विलयन के वाष्प दाब विलायक के मोलंस के सीधा समानुपाती होता है। विलायक के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है।
विलायक के मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। विलायक के मूल अंश के क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। तो मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है, इसलिए जब विलयन के वाष्प दाब तथा विलायक के मूल अंश के बीच ग्राफ को खींचा जाता है तो सीधा रेखा में प्राप्त होता है। सीधा रेखा में प्राप्त होता है। तो विलयन के वाष्प दाब PS और विलायक का मूल अंश X1, इसके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग को सीधा रेखा में प्राप्त होता है। सीधा रेखा में हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 से यानी कि जो विलयन का हम लोग का वाष्प दाब है वह सीधा समानुपाती है वो विलायक के वाष्प दाब के। और जब सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे विलायक के वाष्प दाब मूल अंश के, तो जब विलायक के मूल अंश के सीधा समानुपाती है तो जब सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो हम लोग को अचर क्या है? विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब। तो विलयन के वाष्प दाब बराबर हो जाएगा विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब इंटू विलायक के मूल अंश के गुणनफल के। तो यहां से हम लोग विलायक के मूल अंश निकाल लेते हैं। इसलिए विलायक के मूल अंश हो जाएगा विलयन के वाष्प दाब बटा में विलायक के शुद्ध घटक का वाष्प दाब। अब यह हम लोग को विलायक का मूल अंश है तो विलायक का मोल संख्या क्या हो जाएगा? इसलिए N1 विलय का मोल संख्या है तो N2 विलायक का मोल संख्या है। और जब मोल संख्या की कहानी आ गया तो सिर्फ एक लाइन में आप मोल संख्या बता सकते हैं। जिसका भी मोल संख्या निकालना होता है, आप क्लियर लाइन में सुन लीजिए, जिसका भी मोल संख्या निकालना होता है, जिसका भी मोलंश निकालना होता है, तो जिसका भी मोलंश निकालना होगा उसके मोल संख्या को ऊपर रखते हैं। आप जिस घटक का मोलंश निकालिएगा उस घटक के मोल संख्या को ऊपर रखेंगे। आप बाटा में जितने भी घटक होंगे उन सभी घटक के मोल संख्या को ऐड कर लेंगे तो उस घटक का मोलंश हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पे X1 विलायक का मोलंश है, तो विलायक का मोलंश है तो विलायक का मोलंश है ना, तो यहाँ पर विलायक के मोल संख्या क्या माने हैं? यहाँ पे विलायक का मोल संख्या ना, तो विलायक ये हम लोग को N2 होगा। यहाँ पे N2 होगा विलय के मोल संख्या, यहाँ X1 माने है विलायक का मोल अंश है तो यहाँ पर N1 होना चाहिए विलायक के मोल संख्या। तब विलायक के मोल संख्या N1 और विलय के मोल संख्या हो गया N2। तब पहले हम लोग विलायक के मोल संख्या को निकाल लेते हैं। विलायक के मोल संख्या को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि मोल अंश से हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 4 कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से चलिए, समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 4 से हो जाएगा, यानी कि ये आपका विलायक का मोल अंश है तो विलायक के मोल अंश क्या रखे हैं? N1 बटा में N1 प्लस N2, तो कर दीजिए यहाँ पर N1 बटा में N1 प्लस N2 बराबर विलयन के वाष्प दाब बटा में
शुद्ध घटक का वाष्प दाब। LHS RHS को 1 में से घटा देते हैं, 1 में से दोनों तरफ घटाने पर 1 में से दोनों तरफ घटाने पर 1 माइनस N1 बटा में N1 प्लस N2, 1 माइनस PS बटा में P0। अब इसको LHS निकाल लीजिए, तो N1 प्लस N2 माइनस N1 बटा में हो जाएगा N1 प्लस N2। कैसे हो गया? 1 और N1 प्लस N2 के लसाअ निकालेंगे तो क्या होगा? N1 प्लस N2, N1 से और N1 प्लस N2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? N1 प्लस N2 माइनस N1, क्योंकि N1 प्लस N2 एक बार में आ जाएगा, N1 प्लस N2 से कट जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस N1 से माइनस N1 काट लीजिए। अब बराबर भी इसको रखिए, इसको भी लसाअ निकाल लीजिए, बटा में 1 छिपा हुआ है तो हो जाएगा P0 माइनस PS बटा में P0। इधर या के साइन देते रहिए, तो N2 बटा में हो जाएगा हम लोग का N1 प्लस N2 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। तो यह हम लोग को देखिए यहाँ पे N2, जब N2 किसका मोल संख्या है तो N2 हम लोग को विलय के मोल संख्या है। जब विलय के मोल संख्या ऊपर है तो विलय का मोल अंश क्या हो जाएगा? X2। जब X1 हम लोग का है विलायक का मोल अंश, तो विलय के मोल अंश क्या हो जाएगा? X2। तो विलय के मोल अंश X2 और विलायक का जब मोल अंश निकाल रहे थे तो विलायक के मोल संख्या ऊपर था, और जब विलय के मोल अंश निकालना होगा तो विलय के मोल संख्या देखिए ऊपर हो गया N2। तो ये हम लोग को क्या होगा? क्या आ गया? विलय के मोल अंश आ गया, यानी कि विलय के मोल अंश जो होता है वो P0 माइनस PS बटा में P0 के बराबर होता है। यही हम लोग का है सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। और कैसे अवनमन है तो देख लीजिए, यह विलयन के वाष्प दाब है PS, यह आपका है विलायक का शुद्ध घटक का वाष्प दाब। तो विलायक के शुद्ध घटक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब घट रहा है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब में क्या है? कमी है। जब कमी है तो कमी को क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। तो हम लोग को वाष्प दाब में क्या है? अवनमन। तो हम लोग को सापेक्षित जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। वह विलय के मोल अंश पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो एक लाइन अंश पर निर्भर करता है। चूंकि सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है, मोल अंश पर निर्भर करता है। तो यहां तक शुरू से लेकर अंत तक हल कीजिएगा आपको, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन के लिए। तो क्वेश्चन आएगा अवाष्पशील विलय के लिए सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन क्या होते हैं, तो आपको यहां तक लाना होगा। तो इसमें सब बातें आपको पता है। X2 आपका विलय का मोल अंश है, यह अवनमन हो गया क्योंकि विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब घट रहा है, यानी कि हम लोग को क्या है? वाष्प दाब में क्या है? कमी है। जब कमी है तो हो गया हम लोग को सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन जो हो गया विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। और यहाँ से 2 नंबर के एक और क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आगे हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है हम लोग कि सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्यों या कैसे? अच्छा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर में 1 मार्क्स में कि सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन होता है तो एक अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अभी हम लोग देखें, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि वी नो दैट
हम लोग के पास क्वेश्चन है कि सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, कैसे या क्यों? तो इसका आंसर होगा, चूंकि हम जानते हैं कि विलयन के जो शुद्ध घटक के वाष्प दाब होगा माइनस विलयन के वाष्प दाब बाटा में शुद्ध घटक के वाष्प दाब, वह मोलंस, विलय के मोलंस पर निर्भर करता है। अभी हम लोग यह फॉर्मूला सिद्ध करके लाए अवाष्पशील विलय के लिए सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन से निकाल के फॉर्मूला लाए। यह मोलंस किसका है? तो विलय का मोलंस है। तो विलय के मोलंस है तो विलय के मोल संख्या क्या है? N2। N2 जो है विलय का मोल संख्या है, N2 जो है विलय का मोल संख्या है। तब विलायक का मोल संख्या क्या है? N1। विलायक का मोल संख्या यानी कि N1 जो है विलायक का मोल संख्या है और N2 जो है विलय का मोल संख्या है। तो N1 हो गया आपका विलय का मोल संख्या और N2 हो गया विलय का मोल संख्या और N1 हो गया आपका विलायक का मोल संख्या हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं अब विलय के मोलंश है ना। तो अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि जिसका भी मोलंश निकालना होता है उसके मोल संख्या को ऊपर रखते हैं और बाटा में जितने भी घटक हैं उन सभी घटक के मोल संख्या को आप बाटा में योग करके रख दीजिए, चाहे रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को विलय का मोलंश है, तो इसलिए यह हो जाएगा सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन विलय का मोलंश, यानी कि विलय के मोल संख्या ऊपर बाटा में टोटल दो घटक है ना, यानी कि एक घटक बी घटक, यानी कि विलय और विलायक, यानी कि हो जाएगा N1 बटा N1 प्लस N2। तो यह हम लोग का हो गया सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन। यह मोल संख्या पर निर्भर कर रहा है, मोल संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो यह एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, पूछेगा आपको कि सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्यों? तो आपको बस एक नंबर में जवाब दे देना है या दो नंबर में आएगा तो यहाँ तक लिख के आपको अच्छा से दे देना है कि सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन मोल संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो यह हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म है क्योंकि मोल संख्या पर निर्भर करता है। और अनुसंख्यक गुणधर्म के परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म आदर्श विलयन का वह गुण होता है जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है लेकिन विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कि सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन से विलय के अनुदर्मन या विलायक के अनुदर्मन की गणना करे। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन। देखें सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन होता है P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर X2। यह हम लोग का है सापेक्षित वाष्प दाब में क्या है? अनमन है। X2 क्या है? विलय का मोल अंश। तो विलय का मोल संख्या N1, विलय का मोल संख्या है, विलय का मोल संख्या, विलय का मोल संख्या है तो N2, N1 आपका है विलायक का मोल संख्या, विलायक का मोल संख्या, और N2 है आपका विलय का मोल संख्या। ठीक है, अब ठीक है, N1 है विलायक का मोल संख्या और N2 है विलय के मोल संख्या। तो मोल संख्या कैसे निकाला जाता है? मोल संख्या कैसे निकाला जाता है? तब बस सिंपल लाइन में समझ लीजिए। मोल संख्या को छोटा n से डिनोट करते हैं और जिसका मोल संख्या निकालना होता है उसका आणविक द्रव्यमान ऊपर दिया हुआ द्रव्यमान नहीं, जिसका मोल संख्या निकालना होता है उसका दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर बटा में आणविक द्रव्यमान नीचे रखते हैं, यानी कि गिवन मास हो गया। तो ये आपका हो गया मोलेकुलर मास हो गया, मोलेकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है। तब पहले हम विलायक के निकाल लेते हैं, पहले विलायक का।
तो विलायक का पहले द्रव्यमान चाहिए, इसलिए विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ मोल, विलायक का मोल संख्या n1 रखे हैं ना, तो विलायक का द्रव्यमान कर देते हैं W1। हाँ, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कर देते हैं यहाँ पे m1। हाँ, विलय का मोल संख्या n2 है, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान हो जाएगा आपका W2 और विलय के आणविक द्रव्यमान, विलय के आणविक द्रव्यमान हो जाएगा m2। तो जिसका मोल संख्या निकालना होगा उसका दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और बाटा में आणविक द्रव्यमान नीचे रखेंगे। तो पहले हम विलायक का निकालते हैं मोल संख्या। तो विलायक का मोल संख्या क्या है, n1, इसलिए n1 बराबर, तो n1 बराबर, n1 क्या है, विलायक का मोल संख्या, तो विलायक का द्रव्यमान क्या है W1 यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान, और इसका आणविक द्रव्यमान क्या है, m1 है, तो बाटा में हो जाएगा m1 है। अब विलय का मोल संख्या, तो विलय का मोल संख्या क्या है, n2 है, तो विलय का मोल संख्या बराबर, विलय का दिया हुआ द्रव्यमान क्या है W2 और इसका आणविक द्रव्यमान क्या है, m2 है, तो बाटा में कर देते हैं m2। तो मोल संख्या निकालना हो, किसी भी विलय का मोल संख्या निकालना हो, तो उस विलय का आणविक द्रव्यमान, उस विलय का दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और आणविक द्रव्यमान को नीचे रखेंगे। यानी कि जिस विलय का निकालेंगे, जिस विलय का, चाहे विलायक का निकालना भी हो, विलायक का भी निकालना होगा, तो विलायक का दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर, बटा में उसका आणविक द्रव्यमान नीचे। विलय का मोल संख्या निकालना है, तो विलय का दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर, बटा में उसका आणविक द्रव्यमान नीचे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग को क्या है, सापेक्षित वाष्प द्रव्य है, अवनमन है, सापेक्षित वाष्प द्रव्य है अवनमन, इसलिए P0 माइनस PS बटा में P0। सापेक्षित वाष्प द्रव्य में अवनमन विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। तो विलय के मोल अंश यानी कि जिस विलय का मोल अंश पर निर्भर करता है, तो P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर, यह विलय के मोल अंश है, तो विलय के मोल संख्या ऊपर, विलय का मोल संख्या क्या है आपका, n2, तो n2 बटा में n1 प्लस n2। अब n2 आपका विलय का क्या है, मोल संख्या है, तो विलय के मोल संख्या निकाल के लाए हैं W2 बटा में m2। तो इसको भर दीजिए वैल्यू यहाँ पर, विलय का मोल संख्या W2 बटा में m2, W2 उसका दिया हुआ द्रव्यमान और m2 उसका आणविक द्रव्यमान, बटा में यहाँ पर n1 किसका मोल संख्या है, n1 विलायक का मोल संख्या। तो विलायक का मोल संख्या के लिए लाया है फॉर्मूला W1 बटा में m1, W1 बटा में m1, अब प्लस विलय के लिए W2 बटा में m2। तो यह आपका यहाँ से सापेक्षित वाष्प द्रव्य में अवनमन से आप विलय के लिए भी और विलायक के लिए भी दोनों का आणविक द्रव्यमान या दिया हुआ द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जब आपके पास शुद्ध घटक का वाष्प द्रव्य, विलयन का वाष्प द्रव्य दिया हुआ रहेगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और देखिए और अच्छा से समझिए। और एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ से देखते हैं, तनु विलयन के लिए फॉर्मूला। तो तनु विलयन के लिए आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देता है कि तनु विलयन क्या होते हैं तथा इसको व्याख्या करें। तो पहले हम लोग जानेंगे कि तनु विलयन है क्या। डायल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, जैसे तनु बात बोले, अगर किसी अम्ल का बात किया जाए तनु विलयन में H2SO4, अगर अम्ल का बात किया जाए कि तनु H2SO4 चाहे तनु HCl, कोई भी अम्ल हो, तो तनु बोले जिसमें अम्ल कम हो पानी ज्यादा हो, उसे बोलते हैं हम लोग तनु। तनु बोले कि अम्लीयता कम है लेकिन पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, यानी कि उसको तनु विलयन बोला जाता है। या अगर किसी विलयन की बात करें, जैसे कोई हम लोग घोल बना रहे हैं, उस घोल में हम लोग विलय बहुत कम मात्रा में डाले हैं, विलय हम लोग ना के बराबर डाले हैं,
तो हम बोलेंगे कि उसमें विलय ना के बराबर है। जैसे हम लोग घोल तैयार कर रहे हैं, शरबत तैयार कर रहे हैं, शरबत बनाने में हम लोग चीनी मिलाते हैं, चीनी हम लोग बहुत ना के बराबर मिला रहे हैं और शरबत को पंचचूर कर दिए हम लोग। तो पंचचूर जब कर दिए हो तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एक में चीनी हम लोग का किए बहुत कम मिला है। जब कम मिला है हम लोग, यानी कि विलयन का सांद्रता क्या है, एकदम ना के बराबर है, कम है, तो उसी को हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। तो जब अम्ल का तनु विलयन बोला जाए तो जिसमें अम्ल ना के बराबर हो, अम्ल बहुत ही कम हो लेकिन पानी ज्यादा हो। लेकिन कोई घोल की बात करे तो जिसमें विलय बहुत ही कम हो लेकिन विलायक ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। तो वह तनु विलयन को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, तो वैसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है जिसकी सांद्रता 5% से कम होती है। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, डायलूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलयन के लिए हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि विलयन के सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन अवाष्पशील विलय के लिए पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर X2। X2 क्या है आपका, विलय का मोलंश है। X2 जो है आपका विलय का मोलंश है, और जिसका भी मोलंश निकालना होता है उसका मोल संख्या ऊपर, यानी कि विलय का मोलंश है तो विलय का मोल संख्या ऊपर बटा में टोटल मोल संख्या, यानी कि N1 प्लस क्या कर देंगे, N2 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बोले हैं कि विलय ना के बराबर, तनु विलयन के मतलब विलय जिसमें ना के बराबर हो, एकदम ना के बराबर पंचुचुर है। पंचुचुर विलयन यानी कि विलय आप बहुत कम मिला है ना, कंजूसी किए हैं, चीनी ना के बराबर मिला दिए विलयन में। जब ना के बराबर मिला दिए तो यहाँ पे विलय के जो मोल संख्या होगा वो एकदम नगण्य होगा, ना के बराबर एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का जो विलयन में विलय का जो मोल संख्या होगा ना के बराबर होगा, यानी कि मोल संख्या सिर्फ किसका होगा, विलायक की होगा। यानी कि विलायक का मोल संख्या क्या है, N1, यानी कि N1 बराबर हो जाएगा N1 प्लस N2। N2 आपका विलय का मोल संख्या है। जब विलय का मोल संख्या ना के बराबर है तो जब इसमें हम जोड़ देंगे, जब विलय को और विलायक के मोल संख्या को जोड़ेंगे तो लगभग में हम लोग का विलायक का ही मोल संख्या होगा, यानी कि यहाँ पे ना के बराबर होने के कारण यहाँ पर विलय का मोल संख्या विलायक के मोल संख्या के लगभग में देखिए बराबर ही है। तो इसलिए हो जाएगा विलयन के सापेक्षित वाष्प दाब में अनमन बराबर विलय के मोल संख्या बटा में विलायक का मोल संख्या। विलायक के मोल संख्या, अब यह विलय का मोलंश है तो विलय के मोलंश भले विलय का मोल संख्या है। जब विलय का मोल संख्या है तो विलय का मोल संख्या कैसे निकालते हैं, उसका दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, और विलायक का मोल संख्या N1 है तो इसका दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, इसका दिया हुआ द्रव्यमान बटा में क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो बस फॉर्मूला यहाँ पे भर लीजिए। इसलिए पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, N2। यहाँ पे N2 किसका है, मोल संख्या विलय का। तो विलय का मोल संख्या, तो विलय का मोल संख्या क्या है, W2 बटा में M2 बटा में M2, यह हो गया मेन बटा। अब नीचे है हम लोग का विलायक का मोल संख्या। विलायक का मोल संख्या क्या है, W1 बटा में M1। जब मेन बटा है या 4 बटा है तो नीचे वाला सबसे ऊपर है। हाँ, ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे आके साइन रखिए, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर W2 बटा में M2 गुने M1 बटा में W1। तो यहां से हम लोग तनु विलयन के लिए न्यूमेरिकल यहां से बना सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा से अब समझ में आ गया होगा, और एक दो बार और इसको देख लीजिएगा। और तनु विलयन के लिए या जब भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आपको यहाँ तक जवाब देना होगा, यहाँ से ले जाकर यहाँ तक। तो तनु विलयन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिखेंगे तब इसका एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं जिसकी सांद्रता 5% से क्या होती है, कम होती है, यानी कि जिसमें विलय क्या हो, ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो। तो चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा टाइप क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोटबुक पे उतार लीजिएगा,
और एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं।